Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today is the day 20 of Super 30 Days Free Course on Triple IT Hyderabad PGEE एग्जाम, जिसमें कि हम डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले डे 19 में मैंने सी प्रोग्रामिंग को डिस्कस किया था, आज डेटा स्ट्रक्चर, और कल हम एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा, जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर अप कर रहे हैं और आपके ट्रिपल आईटी हैदराबाद पीजीई एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो गेट 2015 में पूछा गया है कि आपको बताना है कि इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का अगर आप रिजल्ट इवेलुएट करेंगे तो कितना निकल करके आएगा। तो बेसिकली इसमें हम स्टैक का यूज़ करते हैं। तो हम स्टैक बना लेते हैं, जब कोई ऑपरेंड है तो उसको हम पुश कर देते हैं स्टैक में, और जब कोई ऑपरेटर आता है तो हम टॉप 2 एलिमेंट्स को यहाँ पर पॉप करते हैं, उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्लस का, दैट इज़ 5 + 10 15, और फिर उसको हम पुश बैक करते हैं ऑन टू द स्टैक। देन ऑपरेंड है तो हम पुश करेंगे, फिर यहाँ पे ऑपरेटर आएगा तो हम यहाँ पर टॉप 2 को पॉप करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 60/6 का, और ये निकल करके 10 आएगा। फिर यहाँ पर इनटू है तो हम 10 और 15 को इनटू करेंगे, पॉप कर देंगे, और फिर इसके रिजल्ट को पुश करेंगे, और देन यहाँ पर 8 आएगा, फिर हम माइनस करेंगे तो 150 - 8 142 रिजल्ट होगा इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो सिंपल है, ऑपरेंड है तो पुश करो, ऑपरेटर है तो टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टैक को पॉप करके उसके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करो और रिजल्ट को फिर पुश बैक करो टू द स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंक लिस्ट का, सर्कुलर लिंक लिस्ट का, जो यहाँ पे क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। एक सिंगल वेरिएबल पी है जो क्यू को एक्सेस करना चाहती है। तो यहाँ पर पी जो है वो कौन से नोड को पॉइंट करेगी सच दैट कि एन क्यू एंड डे क्यू दोनों ऑपरेशन कॉन्स्टेंट टाइम में हो पाए। एन क्यू का मतलब होता है कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना क्यू में, डे क्यू का मतलब होता है किसी एलिमेंट को डिलीट करना क्यू से। ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज रियर नोड। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन ए को लेकर के चलो, बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो पी यहाँ पर अगर रियर नोड को पॉइंट करता है, तो अगर आप एन क्यू करना चाहते हैं, मतलब कि अगर कोई नोड को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट हम कहाँ पे करेंगे? रियर एंड पे एन क्यू होता है। तो ये नोड है और इसको हमने इंसर्ट किया, तो बस सिंपली क्या करना है कि आपको पी पॉइंटर का हेल्प लेना है, पी पॉइंटर पे जाना है, रियर के नेक्स्ट को न्यू नोड को पॉइंट करवाना है, ठीक है, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो फ्रंट को पॉइंट करेगा। सिंपल, तो ये काम कांस्टेंट टाइम में हो रहा है। वैसे अगर यही काम आपको डेक्यू करना है तो डेक्यू करने में भी आपको कांस्टेंट टाइम लगेगा, क्योंकि डिलीशन हम कहाँ से करते हैं? फ्रंट एंड से। तो हम पी पॉइंटर की हेल्प से रियर एंड पे जाएंगे, रियर की हेल्प से हम फ्रंट एंड पे जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे उसको डिलीट कर देंगे। सिंपल। तो ऑब्वियसली ये आपका इसको पॉइंट करेगा। तो ये दोनों ही आपके कांस्टेंट टाइम में हो पाएंगे, क्योंकि दोनों में ही आपको पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट अगर फ्रंट नोड को पॉइंट करेगा अपना पी, तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर हमें कोई न्यू नोड ऐड करना है तो हम रियर एंड पे ही ऐड करेंगे। तो हम पी पॉइंटर की हेल्प से फ्रंट पे चले जाएंगे, फिर हमें फ्रंट से लेकर के पूरे लास्ट नोड तक पहुंचना पड़ेगा, और लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए फिर हम यहाँ पे लास्ट नोड के नेक्स्ट को न्यू नोड से पॉइंट करवाएंगे, फिर न्यू नोड का नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा। तो हमें पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये तो बिग ओ एंड टाइम देगा। नॉट पॉसिबल विद अ सिंगल पॉइंटर, भाई पॉसिबल तो अभी मैंने बताया, रियर नोड को पॉइंट करवा के, एंड नोड नेक्स्ट टू फ्रंट, यानी कि पी अगर इसको पॉइंट करेगा जो फ्रंट के नेक्स्ट में है, तो ये काम हम कर सकते हैं एन क्यू डे क्यू का कांस्टेंट टाइम में। लेट्स सी, अगर मुझे इंसर्ट करना है कोई नया नोड तो मैं रियर एंड की बात करूंगी। ऑब्वियसली अगर नए नोड को इंसर्ट करना है तो रियर का नेक्स्ट न्यू नोड के इक्वल होना चाहिए, उसके लिए मुझे रियर नोड तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैं पी पॉइंटर से स्टार्ट करूँगी, फिर पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करके तभी तो लास्ट नोड तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पे भी पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज इन द वर्स्ट केस वी कैन हैव एन नंबर ऑफ नोड्स। ओके, और दूसरे नोड से एकदम लास्ट तक जाना मतलब अगेन इसमें बिग ओ एन टाइम लगेगा। दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपको सी फंक्शन दे रखा है जिसमें सिंगली लिंक लिस्ट है, और आप यहाँ पर इस फंक्शन से रीअरेंज करना चाहते हो सिंगली लिंक लिस्ट के एलिमेंट को। इस फंक्शन में ये इंटीजर्स है 1 से लेकर के 7 तक इसी ऑर्डर में।
अगर आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो इसके बाद क्या ऑर्डर होगा इंटीजर्स का। ये क्वेश्चन गेट 2005 में पूछा गया था। तो सबसे पहले ये नोड का स्ट्रक्चर बताया गया कि एक वैल्यू है और एक पॉइंटर है, नेक्स्ट पॉइंटर है। तो इससे साफ साफ ये बात होती है जाहिर कि सिंगली लिंक लिस्ट है। अगर यहाँ पे नहीं भी लिखा होता सिंगली लिंक लिस्ट तो इसके डेफिनेशन से आपको समझ जाना है। तो हम यहाँ पर लिंक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें कि 7 एलिमेंट्स है, 1 से लेकर के 7 तक, है ना। तो हमने यहाँ पे बना लिया 4, ये रहा 5, दिस इज 6, दिस इज 7 और लास्ट नोड का नेक्स्ट नल होता है। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लिया है लिस्ट, हम हेड पॉइंटर लेते हैं, हमने लिस्ट लिया है। अब पी और क्यू भी पॉइंटर लिया और एक टेम्प वेरिएबल लिया है। अगर लिस्ट खाली है, अगर लिस्ट नहीं है, लिस्ट तो है, और अगर लिस्ट का नेक्स्ट नहीं है तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तब ये रिटर्न होगा। तो ये बेसिकली बताता है एम्प्टी लिस्ट को, और ये बताता है कि जब लिस्ट में एक ही नोड हो, ठीक है। बट यहाँ पे दोनों में से कोई ऐसा नहीं है तो ये रिटर्न नहीं करेगा, और पी जो होगा वो लिस्ट के इक्वल हो जाएगा और क्यू लिस्ट के नेक्स्ट के। फिर आप वाइल क्यू पे जाओगे, वाइल क्यू पॉइंट कर रहा है एक नोड को, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो टेम्प पी के वैल्यू के इक्वल होगा। तो पी का वैल्यू क्या है 1 है, और पी का वैल्यू क्यू के वैल्यू के इक्वल होगा। तो क्यू का वैल्यू क्या है 2 है, क्यू का वैल्यू टेम्प के वैल्यू के इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू 1। और फिर पी क्यू के नेक्स्ट हो जाएगा। तो क्यू का नेक्स्ट ये, तो पी यहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ से हट जाएगा, और क्यू जो होगा वो पी के इक्वल होगा। नहीं, आपको चेक करना है कि क्यू क्या पी के इक्वल है, तो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये पी के नेक्स्ट पे ना जा करके क्यू 0 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे एक तरीके से स्वैपिंग हो रही है। पी का वैल्यू पहले 1 था, क्यू का वैल्यू पहले 2 था, अब दोनों में स्वैपिंग होगी तो ये 2 1 हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस नंबर की स्टार्टिंग 2 1 से हो रही होगी वही आंसर होगा। तो बेसिकली ये क्या करे कि 2 एडजेसेंट एलिमेंट की वैल्यू को स्वैप कर रहा है। जैसे 1 2 है तो 2 1, 3 4 है तो 4 3, 5 6 है तो 6 5, और लास्ट वाला एज इट इज 7, एंड दैट इज ओनली कमिंग इन द ऑप्शन बी, सो दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर है। एंड आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं यहाँ पे अपना वीडियो हटा देती हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन विजिबल हो। यस, तो इस क्वेश्चन में गेट 2010 का क्वेश्चन है, ये फंक्शन है सिंगली लिंक लिस्ट का। ये मॉडिफाई कर रहा है लिस्ट को बाय रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न द मॉडिफाइड लिस्ट। तो लास्ट एलिमेंट को बिल्कुल फ्रंट में ला रहा है, इस कोड का कुछ पार्ट लेफ्ट आउट है, ओके। तो आपको वही बताना है कि उसकी जगह पे क्या आएगा। जैसे कि आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है यहाँ पर ब्लैंक लाइन को रिप्लेस करने का, तो क्या आएगा, ठीक है। सो दैट कि यहाँ पर एक तरीके से ओके, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा ब्लैंक लाइन कहाँ पे है ये चीज़ मिसिंग है। 1 सेकेंड, तो लेट मी चेक एक बार, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चन होगा तभी तो करेक्ट आंसर आएगा ना। आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगी। 1 सेकेंड, मैं आपको चेकआउट करके बताती हूँ कि यहाँ पे ब्लैंक लाइन कहाँ होगा। यस, तो जैसे कि मुझे लग रहा था ब्लैंक लाइन यहाँ पे रिटर्न हेड के ऊपर और करली ब्रेसेस के बाद, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सो दैट कि जो लास्ट एलिमेंट है लिंक लिस्ट का वो फ्रंट में आ जाए। तो हम एक सिंगली लिंक लिस्ट ले लेते हैं, जैसे कि 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, 3 एलिमेंट का लिस्ट लिया, लास्ट नोड का नेक्स्ट नल है, और यहाँ पर फिर यहाँ पे हेड पॉइंटर है जो ऑब्वियसली स्टार्टिंग नोड को ही पॉइंट करेगी, फिर पी क्यू है, हेड क्या नल है नहीं, हेड का नेक्स्ट क्या नल है नहीं, तो आप हेड को रिटर्न नहीं करोगे। ये आपकी एम्प्टी लिस्ट को बताती है, और ये लिस्ट जिसके एक ही नोड है उसको बताती है। बट हमारे पास ना तो एम्प्टी लिस्ट है और ना ही एक ही नोड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, और क्यू जो है वो नल के इक्वल हो जाएगा, और पी जो है वो हेड के इक्वल हो जाएगी। फिर आप देखो पी का नेक्स्ट क्या नल के इक्वल नहीं है, तो हाँ पी का नेक्स्ट जो है वो नल के इक्वल नहीं है, तो क्यू पी के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्यू आ जाएगा, और पी अपने नेक्स्ट के इक्वल हो जाएगी, तो पी यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप लूप के पास जाओगे, फिर देखो पी का नेक्स्ट क्या नल के इक्वल नहीं है, तो हाँ पी का नेक्स्ट जो है वो नल के इक्वल नहीं है, तो फिर क्यू जो है वो पी के इक्वल हो जाएगा और पी नेक्स्ट के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया।
उसके बाद आप फिर लूप पे जाओगे, पी का नेक्स्ट क्या नल के इक्वल है, हाँ अब है, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। अब आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर लगाना चाहिए सो दैट कि 3 शुरुआत में आ जाए। तो ऑप्शन ए के हिसाब से क्यू को नल असाइन किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑब्वियसली जब 3 शुरू में आ जाएगा तो जो 2 का नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा, तो क्यू का नेक्स्ट नल होना चाहिए, क्यू का नेक्स्ट नल होना चाहिए। तो आप ऑप्शन बी को लगाओ, ऑप्शन बी को लगाओ, तो क्यू का नेक्स्ट आप नल कर दो, फिर हेड जो है वो पी के इक्वल हो जाएगा। अब हेड को हमेशा हम लास्ट में अपडेट करते हैं और यहाँ पे शुरुआत में अपडेट किया गया, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेटेड। तो या तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी होगा। तो देखो इसमें क्या किया मैंने, अब ऑप्शन डी क्यों आंसर, इसको समझना बहुत ध्यान से, कि यहाँ पर हमने एक लिंक लिस्ट बनाया था जिसमें कि 3 एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट है वो नल है, यहाँ पर हेड पॉइंटर है, क्यू शुरुआत में नल को पॉइंट कर रहा था और पी जो वो हेड के इक्वल आ गया, फिर पी का नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं है तो क्यू पी के इक्वल हो गया और पी जो है वो नेक्स्ट के इक्वल हो गया, तो पी अपने नेक्स्ट के इक्वल हो गया, मतलब यहाँ अगेन आपको चेक करना है, पी का नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं है तो क्यू पी के इक्वल हो जाएगा और पी अपने नेक्स्ट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इरेज कर देते हैं क्यू को, यहाँ से यहाँ से हम इरेज कर देते हैं पी को और यहाँ से हम क्यू को लगा देते हैं। अब पी का नेक्स्ट नल के इक्वल है, हाँ। तो जब आपको 3 को शुरुआत में लेकर के आना है तो आपका लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 एज इट इज़, फिर यहाँ पे 2 और 2 का नेक्स्ट नल होगा, यानी कि 2 को पॉइंट करने वाला क्यू है तो क्यू का नेक्स्ट नल के इक्वल होना चाहिए, तो हम क्यू के नेक्स्ट को नल के इक्वल बना देंगे। तो यहाँ पर क्यू का नेक्स्ट जब नल के इक्वल हो जाएगा तो वो इसको पॉइंट नहीं करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हेड को पी, तो हेड को कभी भी हम शुरुआत में अपडेट नहीं करते और ये तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। अब यहाँ पे पी का नेक्स्ट हेड के इक्वल होगा, तो ये पी का नेक्स्ट है जो हेड के इक्वल होगा, बिकॉज ऑब्वियस ये बात है कि 3 का नेक्स्ट जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है जिसमें कि 1 हेड को पॉइंट हो रहा है। फिर क्योंकि यहाँ पर 3 आपका शुरुआत में आ गया है तो सबसे पहले नोड को ही हेड पॉइंट करता है, तो हेड जो है वो पी के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज द लिस्ट, यस, सो राइट द आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 1998 का, एक कंप्लीट एन एरे ट्री है जिसमें कि हर एक नोड के पास 0 या n सन्स है। अगर x नंबर ऑफ इंटरनल नोड है कंप्लीट एन एरे ट्री का तो कितने लीफ नोड होंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी बाइनरी ट्री ले लेते हैं, लेट सपोज n की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स कि बाइनरी ट्री है, ओके, जिसमें कि हर एक नोड के पास या तो 0 सन्स होंगे या तो 2 होंगे, या तो 0 चिल्ड्रन या तो 2 चिल्ड्रन। मैंने बना लिया। एक्स टोटल नंबर के इंटरनल नोड है जो 1 2 3 है यहाँ पर, और आपको बताने की लीफ नोड टोटल कितने होंगे। यू कैन सी दैट कि ओके सॉरी इंटरनल नोड यहाँ पे 2 है क्योंकि इसका चिल्ड्रन है, इसका है, बाकी ये तीनों तो लीफ नोड है। एज यू कैन सी दैट कि लीफ नोड जो है यहाँ पर वो 3 निकल करके आ रहा है, तो आपको देखना है कि x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 2 पुट करने पे कौन लीफ नोड 3 दे रहा है, वही राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 3, यस, तो ये लीफ नोड 3 दे रहा है। बाकी इसको देखो तो ये आपको देगा 4 माइनस 1, ये भी 3 देगा, ओके। और ये क्या देगा, तो ये देगा आपका 5, तो ये गलत, और ये देगा 2 इंटू 2 प्लस 1, ये 6 देगा, तो ये भी गलत। तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि या तो आंसर ए और बी होगा, तो आप दूसरा एग्जाम्पल लो, ये दोनों तो पक्की बात है नहीं होगा। फिर आप बाइनरी ट्री लो और इस तरीके से बाइनरी ट्री बनाओ। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 2 है, और इंटरनल नोड यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पे 3 है क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी, और लीफ नोड यहाँ पे निकल करके आ रहा है 4। तो अब देखो x3 और n2 पुट करने पे कौन 4 दे रहा है, यहाँ पे देखते हैं। तो 3 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 प्लस 1, ये 4 दे रहा है, और इसको देखते हैं तो x इंटू n, तो 6 माइनस 1 5। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग क्योंकि यही से 4 दे रहा है, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अभी हम गेट 2005 का क्वेश्चन कर रहे हैं। एक कंप्लीट के एरे ट्री है जिसमें हर एक नोड के पास एग्जैक्टली के चिल्ड्रन है, कितने लीफ नोड होंगे। तो के हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, मतलब बाइनरी ट्री, तो हर एक नोड के पास एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन है, हर एक इंटरनल नोड के पास। देखो ऐसे बना लिया। लीफ नोड कितने हैं, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, के की वैल्यू क्या ली है, 2 ली है। अब आप देखो कि यहाँ पे और इंटरनल नोड्स कितने हैं, n, तो 1 2 3। तो आप ये देखो कि k2 और n3 पुट करने में कौन आंसर 4 दे रहा है, वही आंसर होगा। तो 2 इंटू 3 6, तो ये रॉन्ग है।
ये हो गया आपका 2 इंटू 2 4+1 5, ये भी रॉन्ग है। ये हो जाएगा 3 इंटू 3+1, ये 4 दे रहा है, और ये दे रहा है 3 इंटू 1 मतलब कि 3, तो ये गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब इनमें से कौन सा सीक्वेंस है एरे एलिमेंट का जो हीप बना रहा है? तो हीप जो होती है ना, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, जिसमें कि सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं ट्री के, मतलब 2n में। बस लास्ट लेवल जो है उसमें जितने भी नोड्स होते हैं वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल होते हैं। लास्ट लेवल कंप्लीटली फिल्ड ना हो तो चलेगा, पर कंप्लीट बाइनरी ट्री में सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। हमें लास्ट लेवल में नोड्स एज लेफ्ट एज पॉसिबल होते हैं। और हीप जो होता है वो मैक्स हीप भी होता है और मीन हीप भी होता है। मैक्स हीप में क्या होता है कि जो रूट नोड होती हैं वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा होता है, और यहाँ पर मीन हीप में जो रूट नोड होता है वो अपने चिल्ड्रन से छोटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए किस टाइप का हीप है, लेट्स सी। तो ये 23 यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 17 आया, क्योंकि बाइनरी ट्री तो हर एक नोड के दो ही चिल्ड्रन होंगे, तो 14 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हाँ, क्योंकि इसमें सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड है और नोड्स जो है वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल है। तो अब देखो 23 क्या सबसे बड़ा है? हाँ। 17 क्या वो अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ा है? यस। 14 भी अपने चिल्ड्रन से बड़ा है? यस। 6 अपने चिल्ड्रन से बड़ा नहीं है, क्योंकि 6 का जो चिल्ड्रन है वो 12 आ रहा है जो उससे बड़ा है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए 23, 17, 14, 6, देन यहाँ पे 13, देन यहाँ पे 10, 1, फिर यहाँ पे 5, 7 और यहाँ पे 12। अगेन 23 सबसे बड़ा है, 17 भी अपने चिल्ड्रन से बड़ा है, 6 अपने चिल्ड्रन से बड़ा नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। वैसे ऑप्शन सी को चेक कीजिए, 23, 17, 14, 7, 13, 10, 1, 5, 6, 12। 23 अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ा है, 17 भी अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ा है, 14 भी अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ा है, 7 भी अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ा है, 13 भी। दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन डी गलत क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी में 23 है, 17 है, 14 है, ये 7 है, ये 13 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12। सी 7 का चिल्ड्रन 12 उससे बड़ा है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी है ना। यहाँ पर आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दे रखा है बाइनरी ट्री का, पर ये नहीं पता कौन कौन सा ट्रावर्सल है, तो आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से तो आपको रूट नोड पता चल जाएगा, बिकॉज प्री ऑर्डर में रूट नोड सबसे पहले होता है और पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ पर रूट नोड है के, और सॉरी इसके हिसाब से रूट नोड है एम, और पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से रूट नोड क्या है? एच है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें दे रखी है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आप देखो प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से कुछ नहीं निकाल सकते, बिकॉज प्री ऑर्डर बोल रहा है कि मेरे हिसाब से रूट नोड एम होगा, और ये बोल रहा है कि मेरे हिसाब से रूट नोड एच होगा। तो हम प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से किसी भी ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन बी तो आपका गलत, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि फर्स्ट एंड थर्ड प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर है। और सेकेंड जो है वो इन ऑर्डर सीक्वेंस है, बट नथिंग मोर कैन बी सेड अबाउट द अदर टू सीक्वेंस। हम ये भी नहीं कह सकते कि सेकेंड इन ऑर्डर होगा, ठीक है, और बाकी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो ये कहना भी गलत है। तो आप किसी भी ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो आप प्री ऑर्डर इन ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर कहना गलत होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर फर्स्ट के हिसाब से अगर आप फर्स्ट को प्री ऑर्डर कहते हो तो ये रूट नोड है, ठीक है, बट उसके हिसाब से रूट नोड पोस्ट ऑर्डर में तो वो नहीं आ रहा ना, इसलिए ये भी गलत हो गया। और आपका आंसर सेकेंड और थर्ड प्री ऑर्डर इन ऑर्डर इसलिए होगा बिकॉज सेकेंड के हिसाब से जो रूट नोड है वो है के। अब ये पोस्ट ऑर्डर है ये तो हमने नहीं बोला, और इन ऑर्डर में आपका ये आ गया कौन? इन ऑर्डर में आपका थर्ड वाला आ गया। देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट, बिकॉज ये बोल रहा है कि प्री ऑर्डर है और ये बोल रहा है कि ये इन ऑर्डर है।
तो प्री ऑर्डर के हिसाब से ये रूट नोड है और ये पोस्ट ऑर्डर है, तो रूट नोड इसके लास्ट में आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर डेफिनेटली. Now, in a balanced binary search tree with n number of elements, what is the worst case time complexity of reporting all the elements in the range? Assume that the number of reported element is k. तो एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है. बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि जो हाइट होती है ट्री की वो हमेशा log n होती है. अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि कितना टाइम लगेगा वर्स्ट केस में अगर आपको सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं ए बी के रेंज में और अज्यूम करना है कि जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड एलिमेंट्स है वो के होगी. तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एक तो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री तो कोई भी काम है तो लॉग इन लगेगा और इस रेंज में यहाँ पे नंबर ऑफ रिपोर्टेड एलिमेंट्स कितने के है तो लॉग इन प्लस के. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. ना वाई ऑप्शन ए क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे के का यूज़ नहीं किया. और ऑप्शन सी क्यों नहीं, क्योंकि देखो हर एक रिपोर्टेड टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड एलिमेंट इज के, उससे आप मल्टीप्लाई क्यों करोगे लॉग इन को, आपको तो रिपोर्ट ही करना है ना, तो यू विल नॉट मल्टीप्लाई राइट. और एन लॉग के तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि लॉग एन के टर्म्स में लिया जाएगा क्योंकि एलिमेंट्स एन के फॉर्म में है. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 1996 का, जिसमें आपको बताना है कि इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है. तो पोस्ट ऑर्डर का जो सीक्वेंस होता है उसमें लेफ्ट नोड आता है, राइट नोड आता है और लास्ट में रूट नोड आता है. तो रूट नोड ए जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, जो सिर्फ ऑप्शन ए और डी में आ रहा है, तो बी सी एलिमिनेटेड. फिर उसके बाद आपको लेफ्ट सब ट्री को पहले देखना होता है, जिसमें कि अगेन लेफ्ट वाले को सबसे पहले देखना है. फिर इसका राइट कोई नहीं है, फिर रूट को देखना है. फिर लेफ्ट ख़त्म, फिर राइट को देखना है, फिर रूट को देखना है. ठीक है, लेफ्ट ख़त्म पूरा, फिर राइट सब ट्री को देखना है, उसमें लेफ्ट को देखना है. फिर यहाँ पे ई को लिया और लास्ट में ए को लिया. तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर कितना होगा. ओके यस, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि हाँ सही, तो मतलब कि जी मैंने शुरू में वो सॉरी इरेज हो गया, फिर से मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर एज आपका ये आपका रूट नोड को लास्ट में रखता है, तो लेफ्ट पहले राइट बाद में और ए लास्ट में आएगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया. सॉरी ऑप्शन सी एलिमिनेट क्यों होगा, उसमें भी तो ए आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी एलिमिनेट होगा. तो ए लास्ट में है. लेफ्ट सब ट्री के हिसाब से लेफ्ट कौन सा है तो जी है और उसके राइट में कोई नहीं है. फिर उसके बाद आपको रूट लेना है सी, फिर लेफ्ट राइट ख़त्म, फिर आपको लेफ्ट राइट रूट ख़त्म, फिर लेफ्ट ख़त्म, अब फिर राइट लेना है इसका डी और उसके बाद इसका रूट लेना है बी. ऑब्वियसली जी से स्टार्ट किया तो एफ वाला तो होगा नहीं आंसर, आंसर सी. ये बाइनरी मैक्स हीप आपको दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सही तरीके से बाइनरी मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है. वही क्वेश्चन आप इसको प्लीज़ होमवर्क में कीजिए, सेम टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है. हाँ, बाइनरी सर्च ट्री 15 नोड्स के साथ है, मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल हाइट क्या होगी बाइनरी सर्च ट्री की. तो देखिए जो मैक्सिमम हाइट होती है वो निकालना हो तो 2n+1 -1. ओके, या फिर सॉरी यहाँ पे आप अगर बाइनरी सर्च ट्री को देखोगे तो मैक्सिमम जो हाइट होती है वो तब होती है जब यहाँ पर मिनिमम हाइट तब होती है जब ज़्यादा नोड्स हो हर एक लेवल में बहुत सारे नोड्स हो. तो मैक्सिमम नोड बेसिकली मिनिमम हाइट देता है, तो हमें हर एक लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा नोड रखने हैं 2n फॉर्म में. तो दिस इज 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, तो 2 की पावर बढ़ रही है. तो n+1 -1, तो ये होती है मिनिमम हाइट ऑफ द ट्री 2h+1 -1. तो ये टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होते हैं कि n = 2h+1 -1. और अगर आपको इसमें से मिनिमम हाइट निकालनी हो तो h = log2 n+1 -1. तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 15 है, तो log2 15 + 1 16 -1. तो log of 16 is 4, 2 की पावर 4, मतलब कि 4 - 1 दैट इज 3. तो 3 विल बी द मिनिमम हाइट ऑफ द ट्री. तो आंसर ए और सी एलिमिनेटेड. और अगर आपको मैक्सिमम हाइट चाहिए तो हर एक लेवल में आपको कम से कम नोड रखने हैं, तो आपको एक ही नोड रखना है. अगर आपको ज़्यादा हाइट रखनी है तो मिनिमम नोड बनाने पड़ेंगे. अगर आपको 15 नोड रखने हैं तो उस हिसाब से
कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितना हाइट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सॉरी एक मिसिंग है 14 होना चाहिए। बिकॉज सिंपल सी बात है कि जो मिनिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है log बेस 2n+1 - 1 और ये मिनिमम हाइट का है। और मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नोड+1 नोड-1 सॉरी नोड से कम हाइट होती है। क्योंकि अगर मान लो नोड होता 4 तो हाइट कितनी निकल करके आती 1 2 3, तो जितने नोड होंगे उससे कम हाइट होगा तो 14 होगा। तो इससे 3 आए इससे 14 आए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ना। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑर्डर गिवन है, इन ऑर्डर गिवन है, आपको ट्री का हाइट बताना है। तो ऑब्वियसली आपको पहले ट्री बनाना पड़ेगा। पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से ये होता है रूट लास्ट में, तो ये 1 रूट नोड हुआ। अब 1 के लेफ्ट और राइट में कौन आएगा, तो राइट में तो डेफिनेटली 3 आएगा इन ऑर्डर के हिसाब से, और इधर आएगा ये सारा। अब इसमें से कौन लास्ट में आ रहा है देखो पोस्ट ऑर्डर में, तो इसमें से लास्ट में आ रहा है 2, तो 2 होगा रूट नोड। और 2 के राइट में आ रहा है 5 और लेफ्ट में आ रहा है ये 4। अब इनका रूट कौन होगा, तो सबसे लास्ट में आ रहा है 4, तो 4 रूट होगा। फिर 4 के राइट में आ रहा है 7 और लेफ्ट में आ रहा है 8 6 9, सबसे लास्ट में कौन आ रहा है 6, तो रूट नोड। और 6 के राइट में आ रहा है 9 और लेफ्ट में आ रहा है 8। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री 1 2 3 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बाइनरी ट्री के बारे में। तो सारे बाइनरी ट्री या तो कंप्लीट होते हैं या तो फुल होते हैं, बिल्कुल गलत। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो बाइनरी ट्री है वो ना तो कंप्लीट है और ना ही फुल है। बिकॉज कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड तो हैं, लास्ट लेवल नहीं भी हो तो चलेगा, पर लास्ट लेवल में ये नोड जो है वो लेफ्ट की तरफ नहीं है। यानी कि इस एक नोड को एकदम लेफ्ट में होना चाहिए था यहाँ पे, तब वो सही होता। दैट इज़ वाई ये आपका कंप्लीट नहीं और फुल भी नहीं है। बिकॉज फुल बाइनरी ट्री में सारे नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होते हैं या तो 2 होते हैं, और इसके 1 चिल्ड्रन है, इसीलिए सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री होते हैं। जैसे कि आप इसको बना लीजिए, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है बट ये फुल नहीं है, क्योंकि इस नोड के 2 चिल्ड्रन नहीं है। और कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसमें सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड है, लास्ट लेवल में जो नोड है वो बिल्कुल लेफ्ट की तरफ है। तो ये भी गलत हो गया। सारे फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट होते हैं, ये भी गलत हो गया ना, क्योंकि ये आपका फुल बाइनरी ट्री तो है पर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके हर एक नोड के पास 2 ही चिल्ड्रन है। और कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जितने भी नोड्स है लास्ट लेवल में वो एज लेफ्ट एज पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई ये रॉन्ग हो गया। कोई भी बाइनरी ट्री कंप्लीट और फुल दोनों नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसे कि इस ट्री को आप देख लीजिए, ये कंप्लीट भी है और ये फुल भी है, क्योंकि इसमें सारे नोड एज लेफ्ट एज पॉसिबल है, और फुल है क्योंकि सारे नोड या तो 0 चिल्ड्रन या तो 2 चिल्ड्रन। इसलिए नन ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर मैक्स है हीप में आपको लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना हो तो वो रूट नोड पे होता है, तो कांस्टेंट टाइम। वैसे मेन हीप में आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना हो तो वो रूट नोड पे होता है, तो कांस्टेंट टाइम। बट अगर आप मैक्स हीप में स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करोगे तो एंड टाइम लगेगा। वैसे मेन हीप में आप लार्जेस्ट फाइंड आउट करोगे तो एंड टाइम लगेगा। अगर आप मीन से मैक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एंड टाइम, बिकॉज बिल्कुल अपोजिट है। वैसे ही मैक्स से मीन में कन्वर्ट करोगे तो भी एंड टाइम। और मीन हीप और मैक्स हीप दोनों कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैक का, और स्टैक परम्यूटेशन का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन द सेम ऑर्डर यूजिंग अ स्टैक अज्यूमिंग दैट इनपुट इज द सीक्वेंस 5 6 7 8 9 इन दैट ऑर्डर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आपको बनाना है एक स्टैक, और इसमें आपको इसी ऑर्डर में स्टैक में एलिमेंट डालना और देखना है कि कौन आउटपुट आएगा। तो हम 5 को डालते हैं, ठीक है। 5 को मैंने पुश किया और 5 को मैंने पॉप कर दिया, तो रिजल्ट में मुझे सबसे पहले 5 मिल जाएगा। तो हाँ, शुरू में 5 मिल सकता है। फिर मुझे 6 7 8 9 पूरा डालना पड़ेगा, तब जाकर के जब मैं 9 को पॉप करूँगी ना, पर मैं बिना 6 7 8 को पॉप किए 9 नहीं पॉप कर सकती, इसलिए 5 के बाद मुझे 9 मिल ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। वैसे आप देखिए कि 5 के बाद आप 6 7 को डालोगे, फिर उसके बाद जब आप 7 को पॉप करोगे तो 7 आपको रिजल्ट में मिल पाएगा।
फिर उसके बाद 7 के बाद 8 चाहिए तो 8 को पुश करो, फिर पॉप कर दो, 8 भी मिल जाएगा। फिर 9 को पुश करो, पॉप कर दो तो 9 भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको 6 को ही पॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 5 को पॉप कर सकते हो, बिकॉज स्टैक में हमेशा टॉप एलिमेंट को पॉप किया जाता है। तो इसका जो आउटपुट ऑर्डर आएगा वो ये होगा जो पॉसिबल है, एंड दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा स्टैक का एप्लीकेशन नहीं है? तो जॉब शेड्यूलिंग, क्योंकि ये क्यू का एप्लीकेशन है। स्टैक में हम रिकर्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं और स्ट्रिंग रिवर्सल भी कर सकते हैं, बट जॉब शेड्यूलिंग नहीं। अब आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर इनफिक्स एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है ना, उसको आप पहले पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, सी प्लस डी है तो ये आपका सी डी प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा ए प्लस बी इंटू, देन दिस इज एफ प्लस डी इंटू ई। अब आपको क्या करना है, सो देन यहाँ पर सी डी प्लस हो गया ना। अब यहाँ पर आप देख लो डी इंटू ई आ रहा है और b इंटू सी डी प्लस आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बी ए प्लस बी और सी डी प्लस इंटू ये लिख दोगे और डिवाइड एफ प्लस डी इंटू ई। फिर यहाँ पे a प्लस बी सी डी प्लस इंटू देन दिस एंड एफ प्लस डी ई इंटू ये लिख लेना है। फिर आप डिवाइड भी कर लो, तो a प्लस बी सी डी प्लस इंटू और डिवाइड जो होगा आपका एफ के बाद आएगा, बिकॉज ये भी एक तरीके से, हाँ एफ को आप पहले लोगे। डिवीजन देखो, सबसे पहले आप इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो a प्लस बी इंटू ये हो जाएगा आपका सी डी प्लस एंड दिस इज लाइक दिस। ओके, फिर इसको आप सॉल्व करो क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है ना डिवीज़न की, तो आप यहाँ पर ऐसा पाओगे। फिर इंटू, तो a प्लस बी सी डी प्लस और के बाद इंटू आएगा, फिर f डिवाइड प्लस d इंटू, फिर आपका सिर्फ प्लस प्लस ही बचा तो वो बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। And that's why the right answer is option B. That's all for today's class students. I hope आपको मज़ा आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 ये क्वेश्चंस जो हमने किए डेटा स्ट्रक्चर्स के, कुछ स्टैक के, कुछ लिंक्ड लिस्ट के, कुछ क्यू के, कुछ ट्री के, कुछ हीप के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम सेशन को ओवर करते हैं। आपको नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर एक्सेस करके इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा हर एक सेशन का। और यस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी पे। तो 1 सेकेंड, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो यू विल सी कि हाउ मेनी न्यू बैचेस वी हैव लॉन्च्ड ऑन अनअकैडमी। सी, अभी अनअकैडमी पे बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर का प्लस सिर्फ 11 मतलब सिर्फ 12,000 में है, और ये ऑफर आपका 27 अप्रैल तक है। तो 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 12,000 मिल जाएगा, 2 ईयर्स का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 20,000 में। अब ये सब्सक्रिप्शन लेने का क्या फ़ायदा, तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे आपके नए बैचेस स्टार्ट हो गए। तो अगर आप मेरे प्रोफाइल पे जाओगे ना तो आप मुझे सबसे पहले फॉलो कर लो मेरे प्रोफाइल पे जा कर के, और आप यहाँ पर पाओगे कि अनअकैडमी प्लस पे मेरे कोर्सेस आ रहे हैं न्यू बैचेस में, जो आप 30 अप्रैल से देख पाओगे। ठीक है, तो दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स ऑन डिजिटल लॉजिक जो 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो ये डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स है जिसमें कि 35 सेशंस है 30 अप्रैल से। इसकी जो टाइमिंग होगी वो 7:30 बजे शाम की होगी, 7:30 से 8:30 PM। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स भी मेरा 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग शाम को 6 से 7 बजे की होगी। ओके, तो ये कोर्स है, ये 2 कोर्सेस हैं जो मेरे अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी आप अनअकैडमी.com पे जाओगे
जैसे आप अनअकैडमी का लोगो क्लिक करते हो तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या बैचेस आ रहे हैं, कौन कौन कोर्सेस आ रहे हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको रेफरल कोड अप्लाई करना है हेलो सोनू 01, क्योंकि इस रेफरल कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 30 अप्रैल से ये दोनों कोर्सेज आ रहे हैं। ऑलरेडी मेरा सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है, DBMS का कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है, पर वो दोनों ख़त्म होने वाले हैं। तो इस कोड को अप्लाई करने से आपको 20,000 का डिस्काउंट मिल रहा है 1 ईयर प्लस पे, और कॉस्ट आपको 20,000 हो जाएगा यहाँ पे 24 मंथ्स पे। और अगर आपको 1 ईयर का प्लस चाहिए तो आप 1 ईयर को सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पे करेंगे। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि 1 ईयर प्लस 12,000 का डिस्काउंट दे रहा है, और 12,000 का ही सिर्फ पड़ेगा 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आप गेट कंप्यूटर साइंस, गेट डेटा साइंस और प्लेसमेंट तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाओगे। अनअकैडमी पे मंथली स्कॉलरशिप टेस्ट आपका होगा 21 अप्रैल को, मतलब कल ही है, सुबह 11 बजे। तो आप जल्दी से इस स्कॉलरशिप टेस्ट को इनरोल कर लीजिए। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 30 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इट्स 30 अप्रैल से अब न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स और डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये शाम को 6 से 7 होगा, और ये शाम को 7, 7:30 से 8:30। ओके। तो गेट CSIT वालों के लिए और गेट डेटा साइंस के लिए ऑलरेडी मेरा पाइथन चल रहा है, प्लेसमेंट के लिए भी पाइथन और सी प्रोग्रामिंग चल रहा है। तो मेरे ऑनगोइंग कोर्सेज में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। सी प्रोग्रामिंग डेली 7:45 होता है, 12 बजे पाइथन और 6 बजे DBMS। ये सारे कोर्सेज मेरे 25 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे। और फिर 30 अप्रैल से, जैसे कि मैंने बोला, कि स्टार्ट होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। और 13 मई से मैं स्टार्ट करूँगी DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप जल्दी ले लें। अगर आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे हेलो सोनू 01 तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।